जरा सोचिए, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, फोन, कुर्सी, कपड़े, ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं। इनका भी एक सफर होता है, कच्चे माल से लेकर हमारे इस्तेमाल की चीज बनने तक का। आज हम इसी कमाल के सफर को, इसी जादुई बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। अब ये देखिए, एक तरफ गन्ना और दूसरी तरफ चीनी। आखिर ये होता कैसे है? खेत में उगने वाला गन्ना हमारी चाय में मिठास घोलने वाली चीनी में कैसे बदल जाता है? या फिर एक कपास का फूल हमारी सबसे पसंदीदा टी शर्ट कैसे बन जाता है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही प्रोसेस में छिपा है। और इसी बदलाव को हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये बस एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कच्चे माल की शक्ल बदल दे। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये उसमें वैल्यू ऐड करता है, उसे ज्यादा कीमती और काम का बनाता है। सोचिए, यही तो वो जादू है जो मिट्टी और धातु के ढेर को एक चमचमाती कार में और एक बेजान लकड़ी के लट्ठे को खूबसूरत फर्नीचर में बदल देता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं है। भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है ना, उसका लगभग 1/4 हिस्सा, जी हाँ, 25 से 30% इसी सेक्टर से आता है। सोचकर देखिए, देश की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा। ये सेक्टर सच में किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए अब इस इंजन के थोड़ा और अंदर झांक कर देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस का जो दिल है, जो इसका कोर है, वो है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, आज की जो मॉडर्न फैक्ट्री है ना, वो कुछ खास सिद्धांतों पर चलती है। यहाँ कोई चीज एक एक करके नहीं बनती, बल्कि बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में बनती है। ज्यादातर काम मशीनों और अब तो रोबोट्स के हवाले होता है। इनको चलाने के लिए चाहिए ढेर सारी एनर्जी, मतलब बिजली, और बनता वही है जिसकी बाजार में डिमांड हो। सबसे जरूरी बात, यहाँ हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने की खोज, मतलब R&D चलती रहती है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है। इसमें कच्चा माल यानी इनपुट फैक्ट्री में मशीनों से गुजरता है, जो कि प्रोसेस है, और फिर एक तैयार प्रोडक्ट यानी आउटपुट बनकर निकलता है। ये बिल्कुल एक खाना बनाने की रेसिपी जैसा है, बस फर्क ये है कि ये बहुत बहुत बड़े स्केल पर होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सारी फैक्ट्रियां एक जैसी होती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रीज को हम कई अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए उद्योगों की इसी अलग अलग दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। एक तरफ है छोटे पैमाने के उद्योग, या कह लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि कुम्हार का चाक या फिर घर पर चलने वाला हथकरघा। यहाँ पैसा भी कम लगता है और लोग भी कम होते हैं। और फिर दूसरी तरफ है बड़े बड़े विशाल उद्योग। सोचिए टाटा स्टील के प्लांट या कार बनाने वाली फैक्ट्रियों के बारे में, जहां हजारों लाखों लोग काम करते हैं और करोड़ों अरबों का निवेश होता है। अच्छा, इंडस्ट्रीज को हम इस बेसिस पर भी बांट सकते हैं कि उनका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आता कहाँ से है। जैसे चीनी मिलें खेती पर निर्भर हैं, तो वो हो गई एग्रो बेस्ड। सीमेंट प्लांट खदानों से निकले मिनरल्स पर, तो वो मिनरल बेस्ड। प्लास्टिक की फैक्ट्रियां केमिकल पे चलती हैं, तो केमिकल बेस्ड। और फर्नीचर उद्योग जाहिर है जंगल की लकड़ी पर। तो कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री की जड़ प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। और आखिर में एक और तरीका है इन्हें समझने का, और वो है ओनरशिप, यानी मालिक कौन है। अगर मालिक सरकार है तो वो हो गया पब्लिक सेक्टर, जैसे सेल। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी मालिक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो हुआ प्राइवेट सेक्टर। फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जहां सरकार और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है कोऑपरेटिव सेक्टर का, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमूल। यहाँ हजारों किसान मिलकर अपनी ही कंपनी के मालिक हैं। अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर, कोई भी फैक्ट्री कहीं भी क्यों नहीं खुल जाती? ऐसा क्यों है कि कुछ ही जगहों पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बन जाते हैं? आखिर एक फैक्ट्री लगाने के लिए सही जगह, सही लोकेशन कैसे तय होती है? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा मजेदार है। जी हाँ, सवाल यही है कि आखिर यही क्यों? क्या वजह है कि कुछ शहर या इलाके इंडस्ट्रियल हब बन जाते हैं जबकि दूसरे नहीं बन पाते? इसका जवाब कुछ बहुत जरूरी फैक्टर्स में छिपा है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले एक पूरी चेकलिस्ट होती है। सबसे पहले, क्या कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो नहीं बढ़ेगा? दूसरा, क्या बिजली की सप्लाई भरोसेमंद है? मशीनें रुकनी नहीं चाहिए।
तीसरा, क्या वहाँ काम करने के लिए स्किल्ड लेबर मौजूद है? और फिर क्या बना हुआ माल बेचने के लिए मार्केट पास है? इन सब चीज़ों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के साधन और सरकार की नीतियां भी बहुत मायने रखती हैं। जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, तब जाकर कोई जगह एक परफेक्ट लोकेशन बनती है। दुनिया भर में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जर्मनी की रूर वैली। ये इलाका यूरोप का सबसे बड़ा कोयला और स्टील प्रोडक्शन का केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कोयले और लोहे के विशाल भंडार थे। मतलब इंडस्ट्री ठीक अपने कच्चे माल के सोर्स के पास जाके बस गई। और अगर भारत की बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। ये इलाका भी अपने विशाल लौह अयस्क और कोयले के भंडारों की वजह से स्टील और दूसरे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का गढ़ बन गया। जमशेदपुर जैसे शहर इसी वजह से तो बसे हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं और कहाँ लगाई जाती हैं। लेकिन अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। क्या आने वाले कल की फैक्ट्रियां आज जैसी ही होंगी, या फिर हमें कुछ बिल्कुल अलग, कुछ नया देखने को मिलने वाला है? इंडस्ट्री ने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। एक वक्त था जब फैक्ट्री की चिमनियों से निकलता धुआं तरक्की का प्रतीक माना जाता था। आज वही धुआं एक बड़ी चुनौती है, और हम बात करते हैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग की। और भविष्य है इंडस्ट्री 4.0 का। मतलब ऐसी स्मार्ट फैक्ट्रियां जहां मशीनें आपस में बात करेंगी, एआई की मदद से गलतियां खुद पकड़ेंगी और पूरे प्रोडक्शन को और बेहतर बनाएंगी। और इसी बदलाव से जन्म हुआ है फुटलूज इंडस्ट्रीज का। फुटलूज मतलब आजाद। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो किसी एक जगह से बंधी नहीं हैं। जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का कच्चा माल क्या है? इंसानी दिमाग और इंटरनेट पर मौजूद डेटा। इसे कहीं ट्रक में भरकर लाने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये उद्योग किसी खदान या बंदरगाह के पास बसने के लिए मजबूर नहीं है। ये कहीं भी खुल सकते हैं, बस इन्हें चाहिए टैलेंटेड लोग। और इसीलिए बेंगलुरु जैसा शहर भारत का सिलिकॉन पठार बन गया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे फैक्ट्रियां और ज्यादा स्मार्ट और क्लीन होती जाएंगी, तो इस पूरी कहानी में हम इंसानों का अगला रोल क्या होगा? जब मशीनें बनाने का काम और बेहतर तरीके से करने लगेंगी, तो हम इंसान वो कौन सी नई वैल्यू ऐड करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना तो बनता है।